आपको पता है नरेंद्र हिंदू लॉ किसकी पुस्तक है? हरि कृष्ण रतूड़ी की। अगर बनवारी दास के बारे में आप ध्यान रखोगे तो वो क्या है? आपको पता है महिपति शाह ने नागा साधु की हत्या की थी और ऋषिकेश में भरत मंदिर में आके भरत जी की मूर्ति की आंखें निकाल दी थी। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्यार के स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपके लिए इससे पहले भी उत्तराखंड इतिहास से संबंधित पवार वंश की 2 वीडियो आपके लिए लाया था। तो आज उसी के आगे से हम शुरू करेंगे। ये पवार वंश से संबंधित आपकी तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले की वीडियोज़ भी आपने लाइक सब्सक्राइब किए हैं, पसंद किए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो चलिए आगे से हम शुरुआत करते हैं। आपके 41 क्वेश्चन से आपका शुरुआत होंगे, 41 से 60 तक आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। इसकी मत करिएगा, पूरी तरह से इन क्वेश्चन को देखिएगा और आप देखिएगा आपको इस क्वेश्चन से, इस प्रश्नों के कौन कौन से उत्तर, कौन कौन से प्रश्न आपको आ रहे हैं, आप खुद अपनी तरफ से भी ये चेक करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम पवार वंश के आपके क्वेश्चन। तो 41 क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्या है? 41, किस पवार राजा को भक्त दर्शन द्वारा राजर्षि तथा विजयराम रतोड़ी द्वारा कर्मयोगी कहकर संबोधित किया गया है? राजर्षि की बात हो रही, राजा के रूप में एक ऋषि है ये, और कर्मयोगी का है, पूरी तरह से सच्चा कर्मयोगी है राजा। आपको पता है कि पवार वंश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजा, सर्वाधिक योग्य राजा आप कीर्ति शाह को मानते हैं। तो इसका आंसर वैसे कीर्ति शाह ही है, मैं आपको बता दूं। और कीर्ति शाही वो राजा है जो ज्योतिष की विद्या भी जानते थे, जिन्होंने टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था। सबसे पहले टिहरी में विद्युत की सुविधा उपलब्ध कराने वाले राजा भी ये हैं। लॉर्ड लैंसडाउन और लॉर्ड कैंपबेल का आपने कथन भी पढ़ा होगा, आप पढ़ते होंगे इतिहास का। कहा गया इनके बारे में कि इनके जैसा राजा पूरे भारतवर्ष में नहीं था। इनके बारे में कहा गया, इनके बारे में ये भी कहा गया है कि हर राजा को, भारत के प्रत्येक राजा को कीर्ति शाह को ही आदर्श मानकर चलना चाहिए। तो बहुत सारे यूनिक आविष्कार भी इन्होंने किए हैं। और टिहरी के सर्वाधिक योग्य राजा, टिहरी के सर्वाधिक योग्य राजा के रूप में भी आप कीर्ति शाह को ही जानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कीर्ति शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 क्वेश्चन क्या है? 42 क्वेश्चन है नरेंद्र हिंदू लॉ, गढ़वाल की परंपराओं के अनुसार कानून की जो किताब है इसके बारे में लिखा हुआ है, को न्याय व्यवस्था में लागू किया गया था। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं कि ये पुस्तक किस टिहरी नरेश के काल में लिखी गई है और इस पुस्तक को लागू किस टिहरी राजा के कार्यकाल में लागू किया गया। 2 क्वेश्चन इसमें से आते हैं। तो बात लागू की हो रही है, लिखने की बात नहीं हो रही है। तो लागू जो किया गया था वो लागू किया गया था नरेंद्र शाह के काल। आपको पता है नरेंद्र हिंदू लॉ किसकी पुस्तक है? हरि कृष्ण रतूड़ी की। हरि कृष्ण रतूड़ी जिनके बारे में आपको पता है, इन्होंने गढ़वाल का इतिहास भी लिखा है, नरेंद्र हिंदू लॉ भी लिखा है। और एक कीर्ति शाह के दरबार से संबंधित आपके क्या है? कीर्ति शाह के दरबारी हैं, कीर्ति शाह के दरबारी कवि हैं। तो कीर्ति शाह ने इनको यह पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित किया था। और जो आपकी क्या थी, स्थानीय परंपराओं के आधार पर जो है कानून इसमें लिखे गए और इन्हीं कानून के आधार पर जो है न्याय व्यवस्था भी की जाती थी। तो पुस्तक लिखी गई थी कीर्ति शाह के काल में और इस पुस्तक के अनुसार जो है न्याय पद्धति लागू की गई थी नरेंद्र शाह के काल में। तो लागू की बात पूछ रहा है, लागू किसके काल में की गई, वो तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला, नरेंद्र शाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। 43 क्वेश्चन है कीर्ति शाह। कीर्ति शाह से संबंधित सही कथन आपको बताना है। सही कथन क्या है? तो इसका जो सही कथन हो जाएगा, नेपोलिया थी, डोरी पैमाइस, पहला इस संरक्षिका हो जाएगा राजमाता। डोरी पैमाइस भूवेसारम की थी, 1920 में कृषि बैंक स्थापित किया था। ठीक है, 43 क्वेश्चन क्या आपका कीर्ति शाह से संबंधित है, इसमें सही बताना है आपको। तो इसका जो सही है वो चौथा आंसर है। चौथा क्यों है? यहाँ पे लिखा है कि गोल कोठी नामक भवन निर्मित किया था। अब गोल कोठी जो बिल्डिंग है, भवन का निर्माण इन्होंने किसके लिए किया था, क्यों किया था? कीर्ति शाह के गुरु थे आपके स्वामी रामतीर्थ। आपको पता है रामतीर्थ टिहरी में आए थे और कीर्ति शाह ने रामतीर्थ को जापान में सर्वधर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी भेजा था। आपने सारी चीज़ पढ़ी होगी। उनके रहने के लिए कोठी बनाई थी, एक महल बनाया था, एक बिल्डिंग बनाई थी रहने के लिए। उसी टिहरी में गोल कोठी, वही स्थान जो है, महल जो है टिहरी में गोल कोठी के नाम से जाना जाता है। बाकी जो ऊपर वाले फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं, ये सारे फैक्ट जो हैं टिहरी के राजा नरेंद्र शाह से संबंधित। ठीक है, नरेंद्र शाह, तो कीर्ति शाह के बाद के राजा हुए नरेंद्र शाह। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सही बताना था तो चौथा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 क्या है? 44 क्वेश्चन है, रानी खनीटी तथा उनके पुत्र शेर शाह द्वारा गद्दी हथियाने संबंधी षड्यंत्र कब हुआ था? मतलब ये जब षड्यंत्र हुआ था तो इस समय टिहरी का नरेश कौन है, टिहरी का राजा कौन है? तो इससे पहले, षड्यंत्र से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। प्रदुम्न शाह के मरने के बाद आपको पता है प्रदुम्न शाह जो है
कुड़बुड़ा युद्ध में गोरखों के खिलाफ लड़ते हुए 1804 में देहरादून में मारे गए थे। ठीक। प्रथम शाह के 2 बेटे थे, फिलहाल यहाँ पे एक ही बेटे की बात करेंगे, सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह की आपकी 2 रानियां थी, कौन कौन सी? एक रानी खनेटी थी और एक रानी थी आपकी गुणदेवी। 2 पत्नियां इनकी, 2 रानियां हैं, और इन 2 रानियों से एक एक पुत्र है इनका। खनेटी से हुआ था हमारे शेरशाह, और गुणदेवी से जो आपके पुत्र हुए थे वो थे आपके भवानी शाह। ठीक है, भवानी शाह। कहते हैं सुदर्शन शाह ने अपने जिस पुत्र को राजगद्दी सौंपी थी वो थे आपके गुणदेवी के पुत्र भवानी शाह। ठीक, जिनको काफ़ी साधु प्रकृति का राजा भी कहते हैं, काफ़ी सरल स्वभाव वाले राजा थे। लेकिन इसके विपरीत जो है, भवानी शाह के विपरीत इनका सौतेला भाई भी आपका शेरशाह, और जैसा आपका सौतेला भाई है वैसे इसके कारनामे भी थे। जिस प्रकार से भवानी शाह क्या था, एक साधु प्रकृति का था, ये बहुत ही प्रपंची था, क्या कह सकते हैं, शेरशाह और शेरशाह की माता बहुत ही प्रपंची थी। तो इन दोनों ने क्या किया था, इन दोनों ने भवानी शाह को हटा के खुद राजगद्दी प्राप्त कर ली थी। और इस षड्यंत्र का वर्णन अगर याद रखोगे, ये भी याद रखना कि इस षड्यंत्र का वर्णन जो है किस पुस्तक में, तो वो पुस्तक का नाम है गुलदस्त तवारीख को टीरी गढ़वाल। गुलदस्त तवारीख को टीरी गढ़वाल, ये पुस्तक का नाम है। अगर पुस्तक के राइटर पूछता है तो वो हो जाएंगे मियाँ प्रेम सिंह। मियाँ प्रेम सिंह की पुस्तक है, और मियाँ प्रेम सिंह किसके सभासद थे? प्रताप शाह, जो भवानी शाह के बाद राजा हुए। ठीक है, प्रताप शाह के सभासद थे। तो शेरशाह खनटी द्वारा भवानी शाह को राजगद्दी से हटा दिया गया था। और इसके बाद जो है, जो आपके रैमजे यहाँ पे आते हैं और भवानी शाह को पुनः गद्दी सौंपते हैं। इसका मतलब जो है शेरशाह को राजगद्दी से वो हटा देते हैं और कुछ समय के लिए देहरादून में वो नज़रबंद करते हैं, ताकि शेरशाह जो है दोबारा से गद्दी प्राप्त ना कर पाए। वो बात अलग है कि भवानी शाह द्वारा शेरशाह को कुछ समय के बाद जो है एक तरह से नज़रबंद जो किया गया था वहाँ से छोड़ दिया जाता है, और अपने ही राजमहल में उचित स्थान, उचित सम्मान आदि देकर उचित स्थान और उचित सम्मान दिया जाता है। उसके बाद ये षड्यंत्र नहीं करते, ये उस समय के बाद से ये जो है शांत हो जाते हैं। तो ये सारा षड्यंत्र है, किसने किसके खिलाफ किया याद रखोगे आप। इस षड्यंत्र का वर्णन किस पुस्तक में है, वो पुस्तक किसकी है, और जिसकी पुस्तक है वो सभासद किसके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, क्योंकि SSC ने ये पुस्तक का नाम भी पूछा हुआ था, इस पुस्तक के राइटर कौन है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आंसर आपको पता ही है, तो आंसर इसका है भवानी शाह, राजा भवानी शाह थे। ठीक है, तो 45 का हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये दोबारा एक क्वेश्चन है जो आयोग ने 2-3 बार पूछा गया है। क्वेश्चन है हरिदत्त शर्मा राजकवि और धर्माध्यक्ष थे किस राजा के काल में? भवानी शाह है, सुदर्शन शाह है, कीर्ति शाह है, या प्रताप शाह है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुदर्शन शाह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आयोग ने पूछा भी है। ठीक है, तो हरिदत्त याद रखना, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं हम, हरि की बात हो रही है, और हरि नाम होता है हमारा भगवान विष्णु जी का, और भगवान विष्णु जी के पास होता है सुदर्शन चक्र, है ना। तो हरिदत्त शर्मा से कैसे याद कर सकते हो, कनेक्ट करके, सुदर्शन चक्र किसके पास था? हरि जी के पास था। तो हरिदत्त शर्मा किसके राजकवि हो जाएंगे? सुदर्शन शाह। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हो। बहुत सारे काम हमको करने होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अगर पेपर आपको निकालना है तो उसमें से एक काम ये भी है, अगर आप रटोगे भी समझोगे भी तो रटने का भी एक तरीका होता है, खाली पढ़ के आप आगे नहीं बढ़ते हैं, है ना, कनेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, ताकि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको एग्जैक्ट याद आना चाहिए, जिस तरह से आपने याद किया था वैसे याद आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। आगे देखते हैं आपका 47 क्वेश्चन। 47 क्या है? पवार काल से संबंधित लोहबा, बधाण तथा सलाण क्या था? करों के प्रकार थे, सेना पलटनी थी, या अधिकारी के पदों का नाम था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सेना की पलटने। जैसे वर्तमान में आपको पता है ना, कुमाऊं बटालियन होती है, कुमाऊं बटालियन की बहुत सारी सब बटालियन डिवीजन होती है, जैसे 2/18 गढ़वाल राइफल होती है, 4 कुमाऊं बटालियन होती है। वैसे ही पवार शासन काल में सेना की बटालियन का नाम होता था आपका क्या? लोहबा, बधाण और सलाण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेना की पलटने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, ये क्वेश्चन भी पुनः आयोग ने पूछा हुआ है। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं मैंने आपके लिए रखे हैं जो आयोग ने पूछे हुए हैं, बार बार पूछता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, देखते हैं आपको पता है या नहीं पता है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? गढ़वाल नरेशों का सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़े अधिकारी की बात कर रहा है वो। इसमें सारे अधिकारियों के नाम आपको याद रखने, एक एक अधिकारी के नाम, उनमें से पूछा है सर्वोच्च अधिकारी कौन था? दीवान, मुख्तार, नेगिया, कायस्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मुख्तार। 2 प्रकार के अधिकारी होते थे पवार शासन काल में, एक कर्म सचिव होते थे और एक होते थे मति सचिव। मति सचिव वो होते थे जो राजा को विभिन्न मामलों से संबंधित खाली परामर्श देते थे,
इसमें राजा का पुत्र आता था, राजा का पुरोहित आता था, और जो कर्म सचिव होते थे उसमें समस्त अधिकारी वर्ग आते थे, जो मुख्य रूप से प्रशासन को चलाते थे। जो भी नीतियाँ बनती थी, जो भी पॉलिसी बनती थी, उसको एक तरह से आगे चलाने का काम करते थे कर्म सचिव। मति सचिव सलाह देते थे, कर्म सचिव काम करवाते थे या करते थे। ठीक, तो इसका सबसे बड़ा अधिकारी गढ़वाल नरेश्वर का हो जाएगा आपका मुख्तार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, पवार प्रशासन। पवार प्रशासन से संबंधित गलत बताना है आपको। देखिए 5 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। राजा को बुलांदा बद्रीश कहा जाता था, राजा राजतत्व के दैवीय सिद्धांत से प्रेरित था, राजा का पद वंशानुगत था, युवराज को टीका कहते थे, या राजा मंत्री परिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य था, या राजा मंत्री परिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य था। तो गलत बताना है, सही से पढ़ा करो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गलत बताना ना कि सही। तो जो गलत हो जाएगा 5वां हो जाएगा, क्यों इसमें क्या लिखा है कि मंत्री परिषद का परामर्श मानने के लिए बाध्य है। बिल्कुल भी बाध्य नहीं था। जब भी राजा को जरूरत होती थी तो मंत्री परिषद से सलाह वो मांगता था, एडवाइस मांगता था, लेकिन उस एडवाइस को वो ग्रहण करे, उस एडवाइस के अकॉर्डिंग कार्य करे या ना करे, या उस एडवाइस मानने के लिए वो बाध्य नहीं था, अपने अकॉर्डिंग ही वो कार्य करेगा राजा, तो बाध्य नहीं था, यह आपका गलत है। ठीक है, राजा को बुलांदा बद्रीश कहा जाता था, बिल्कुल, बद्रीनाथ जी के अवतार के रूप में भी राजा खुद को कहते थे। राजा राजतत्व के दैवीय सिद्धांत, खुद को एक तरह से देव मानते थे, जैसे खुद को बुलांदा बद्रीश कहते थे ना, कि प्रभु द्वारा ही मुझे अवतरित किया गया है, मेरे अंदर जो प्रभु के तत्व हैं या प्रभु के अंश के तत्व मेरे में विद्यमान है, या प्रभु ने ही मुझे धरती पर भेजा है एक तरह से शासन चलाने की। तो दैवीय सिद्धांत से प्रेरित, बिल्कुल ठीक है। राजा का पद वंशानुगत होता था, ये भी ठीक है। राजा के बाद उसका पुत्र होता था, वही जो आगे राजगद्दी संभालता था, है ना, और वो राजा के ऊपर होता था। मान लो 2-3 हैं, 2-3 4 पुत्र हैं राजा के, किसको गद्दी सौंपनी है, वो पूरी तरह से राजा के विवेक या राजा के निर्णय के आधार पर होता था, तो राजा के ऊपर होता था। और युवराज को, जो राजा का पुत्र होता था, जिसे हम युवराज कहते थे, जो मुख्य रूप से राजगद्दी भी संभालेगा आगे जाके, संभालता था, तो युवराज को टीका कहते थे, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो गलत बताना था, गलत हो जाएगा आपका 5वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। पवार प्रशासन की इकाइयों का सही घटता हुआ क्रम बताना है, मतलब सबसे बड़ी इकाई कौन सी होगी, वो सबसे पहले आएगी, सबसे छोटी इकाई होगी सबसे लास्ट में। तो 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो इसका जो आंसर आप याद रखना सेकंड वाला है। ठीक है, घटता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ सबसे बड़ी इकाई आपकी मंडल हो जाएगी, और सबसे छोटी इकाई होगी वो हो जाएगी आपकी गाँव। तो इसका आंसर आप याद रखना सेकंड वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीदेव सुमन द्वारा की गई भूख हड़ताल की तिथि क्या है। आपको पता है श्रीदेव सुमन ने टिहरी राजा के खिलाफ जो है राजतंत्रात्मक शासन के स्थान पे प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर, और कुछ अन्य मांगे भी इनकी थी, उनको लेकर जो है एक तरह से आंदोलन की बागडोर संभाली थी, आंदोलन का नेतृत्व किया था। और उसी आंदोलन के दौरान इन्होंने एक संगठन की स्थापना भी की थी, जिसको टिहरी राज्य प्रजा मंडल के रूप में भी जानते हैं, जिसकी स्थापना देहरादून में की थी। और कब की थी, 23 जनवरी 1939। तो क्वेश्चन है कि इन्होंने भूख हड़ताल कब प्रारंभ की थी, टिहरी जेल में जब इनको डाल दिया गया था, तो अपनी मांगों को लेकर इन्होंने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी थी, कि जब तक मेरी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक मैं भूख हड़ताल करूंगा। वो बात अलग है कि टिहरी रियासत के जो आपके राजा थे, जो सरकार थी, उन्होंने इनकी मांग नहीं मानी थी, और अंततः इनका देहांत हुआ था आपका 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो कब से इनका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 मई, सेकंड वाला। 3 मई 1944 से शुरू की थी, और 25 जुलाई 1944 को जो इनका देहांत हो गया था। कितने दिन के बाद, कुल दिन आपको याद रखने आपके 84 दिन, 84 दिन आपको याद रखने। ये डेट भी याद रखना, 3 मई से स्टार्ट किया था। बच्चे जो है खाली 25 जुलाई याद रखते हैं कि 25 जुलाई 1944 को इनका देहांत हुआ था, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद। तो 84 दिन कब से स्टार्ट हुए थे, तो 3 मई से है। ठीक है, तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका सेकंड वाला। आगे देखते हैं 52 क्वेश्चन क्या है, किस पवार राजा का अधिकांश समय आमोद प्रमोद और विदेशी यात्रा में व्यतीत होता था। तो ये वही राजा है जब ये विदेश यात्रा में यूरोप गए होते हैं, तब टिहरी में एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन भी हो रहा होता है, कांड भी होता है, जिसको आप रवाई कांड के नाम से जानते हैं। कौन सा राजा था वो, तो राजा हो जाएगा इसमें नरेंद्र शाह। आपको पता रवाई कांड भी होता है इनके शासनकाल में, 30 मई 1930। तो यमुना नदी घाटी में, यमुना नदी के तट पे आपका रवाई कांड भी हुआ था, और राजा को ही आंदोलन का एक तरह से कि इन राजा की वजह से आंदोलन हुआ है। वो बात अलग है कि श्रीदेव सुमन ने राजा के खिलाफ अपनी कोई किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी थी। राजा के खिलाफ श्रीदेव सुमन जो है राजा के खिलाफ पूरी तरह से नहीं थे, ये थे राजा के जो अधिकारी होते थे, जो शोषण करते थे। क्योंकि राजा क्या होता था, अधिकांश समय विदेशी यात्राओं पर जाता रहता था, तो यहाँ के अधिकारियों को शोषण करने का एक तरह से समय मिल जाता था, तो राजा बाहर रहता था। तो अधिकारियों के खिलाफ किया था श्रीदेव सुमन ने, जो अनशन किया था, जो आंदोलन किया था। तो इसमें विदेशी यात्रा की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह। रवाई कांड की डेट भी याद रखोगे यहाँ पे। और एक बार नदी पूछी थी कि रवाई कांड जो है, जिसको आपको टिहरी का जालियांवाला कांड भी कहते हैं, और इसमें जो आपकी गोलियां चलाने वाला अधिकारी है, या टिहरी का जालियांवाला कांड का
टीटी का जालियांवाला कांड जो किया था वो कौन था? दीवान चक्रधर जुयाल था। ठीक है, तो ये कांड हुआ था और ये किस नदी के किनारे हुआ था? आपका यमुना नदी के किनारे। तो 52 का आंसर हो जाएगा सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राजमाता गुलेरिया। राजमाता गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी राजमाता के रूप में? अब यहाँ पे दो क्वेश्चन है कि राजमाता गुलेरिया किसकी रानी थी, किसकी पत्नी थी, और संरक्षिका किसकी बनी है? दो अलग अलग क्वेश्चन है। तो संरक्षिका की बात हो रही है, तो संरक्षिका राजमाता के रूप में बनी थी ये कीर्ति शाह की। ठीक है, प्रताप शाह की रानी है और कीर्ति शाह की संरक्षिका, मतलब कीर्ति शाह की माता। वे कीर्ति शाह उस समय अल्पायु थे, कम आयु के थे, तो जब तक वो बड़े नहीं हुए थे तब तक संरक्षिका के रूप में वो शासन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना ऐसा, संरक्षिका के रूप में कौन थी? कीर्ति शाह का आंसर हो जाएगा गुलेरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54। 54 क्या है? अकबर की भांति धर्म पर चर्चा करने के लिए सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था किस राजा के काल में? इसको गढ़वाल का अकबर भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और इसी राजा ने अपने गुरु स्वामी रामतीर्थ को जापान में भी सर्वधर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी भेजा है। इसी राजा ने अपने गुरु रामतीर्थ के लिए टिहरी में गोल कोठी का निर्माण भी किया है। टिहरी का सर्वाधिक योग्य राजा है। टाइप राइटर का आविष्कार भी इसने किया है। ज्योतिष विद्या भी जानता था, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान भी इस राजा को था। तो आपको पता चल गया मैं किस राजा की बात कर रहा हूँ। तो एक ही राजा है जिसका आंसर हो जाएगा हमारा कीर्ति शाह। सर्वाधिक योग्य राजा आपकी कीर्ति शाह है। ठीक है, आंसर आपका कीर्ति शाह। आगे देखते हैं 55 क्वेश्चन कह रहा है भूमि माप की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? सबसे बड़ी पूछ रहा है वो। जूली थी, जिसको जूला भी कहते हैं, जूली, चुखड़ी, मुट्ठी या नाली, कौन सी थी सबसे बड़ी इकाई? तो सबसे बड़ी इकाई थी आपकी जूली। जूली को आपको जूला भी कहते हैं। बाकी मुट्ठी और नाले भी आपकी भूमि की माप की इकाई है, जो वर्तमान में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग भी की जाती है, वर्तमान में भी है। सबसे बड़ी पूछा है तो आपकी जूली हो जाएगा। ठीक है, दो प्रकार की होती थी वैसे। इसका आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 है आपका मौला राम को। 56 क्वेश्चन है मौला राम को सर्वाधिक प्रोत्साहन, सर्वाधिक की बात हो रही है क्योंकि मौला राम जो है बहुत से राजाओं के शासनकाल से संबंधित है। सर्वाधिक प्रोत्साहन देने वाला पवार राजा कौन था? सर्वाधिक की बात हो रही है तो जयकर शाह की बात हो रही है। और मौला राम के बारे में आपको पता होना चाहिए श्यामदास और हरदास के परिवार का है। कौन श्यामदास हरदास? जो सुलेमान शिकोह के ही साथ दिल्ली से भाग के कहाँ आए थे? गढ़वाल में शरण लेने आए थे। ठीक है, श्यामदास हरदास। उस समय गढ़वाल का राजा कौन था? पृथ्वीपति शाह। किससे भाग के आए थे? वो हमने पहली वाली वीडियोस में सारी चर्चा की है क्वेश्चंस में, तो आप जाके देख सकते हैं कि श्यामदास हरदास कौन थे, वो यहाँ पे क्यों आए थे, सुलेमान शिकोह के साथ आए थे, क्यों आए थे, वो सब हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो सर्वाधिक प्रोत्साहन की बात होगी तो आपका जयकर शाह। हाँ, मौला राम के पिता का नाम याद रख सकते हैं। यहाँ पे पिता का नाम पूछ लेगा कभी कभी, तो पिता का नाम कभी पूछ सकता है, तो पिता का नाम याद रखोगे मंगत राम। ठीक है, मंगत राम। मौला राम जो है टिहरी दरबार के सबसे ख्याति प्राप्त या सर्वाधिक कह सकते हैं सबसे ख्याति प्राप्त आपके कौन थे? कलाकार थे, चित्रकार थे, सर्वाधिक योग्य चित्रकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 57, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अजय पाल को गढ़पाल नाम से संबोधित किया था। गढ़पाल, आपको पता है अजय पाल ही वो राजा हैं जिन्होंने गढ़वाल के 48 गढ़पति को हराया। अब आप सोच रहे होंगे हमने तो पढ़ा है कि भाई अजय पाल ने तो गढ़वाल के तत्कालीन 52 गढ़पतियों को, 52 गढ़ों को विजित किया था, 52 राजाओं को हराया था। अधिकतर पुस्तकों में लिखा है, लेकिन याद रखना पवार नरेशों में पहला राजा था आपका लखनदेव, जिसने अपनी मुद्रा जारी की है। मुद्रा जारी की है इसका मतलब वो स्वतंत्र राजा है। इसका मतलब उसने गढ़वाल के गढ़पतियों को हराने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी थी। तो उस लखनदेव ने अजय पाल से पहले 4 गढ़पतियों को हराया। कितने? 4 गढ़पति। उसके बाद जब अजय पाल 37वें राजा आते हैं तो बचे हुए 48 गढ़पतियों को हराएंगे आपके अजय पाल। और गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण किसके काल में होगी? अजय पाल के काल में। ये आपको याद रखना है। तो गढ़पाल नाम से संबोधित किया है, आपको पता है पातीराम ने। अगर क्वेश्चन ये पूछा कि अजय पाल ने गढ़वाल की स्थापना कब की, तो अंतिम तिथि कौन सी है जब अंतिम गढ़पतियों को जो अजय पाल हराएगा और गढ़वाल का संस्थापक कहलाएगा, गढ़वाला कहलाएगा। तो गढ़वाल की स्थापना यहाँ पे इस संदर्भ में है कि सभी गढ़पतियों को पूर्ण रूप से हराने की तिथि अंतिम रूप से। तो गढ़वाल का संस्थापक, गढ़वाल की स्थापना हो जाएगी आपकी 1515। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गढ़वाली चित्र शैली के महान चित्रकार पूछ रहा है। महान कह लो, महानतम कह लो, बहुत सारे चित्रकार हुए, श्यामदास हो, हरदास हो, चैतु हो, माणकू हो, मौला राम हो, मंगत राम हो। तो उसमें सबसे ज्यादा जो विख्यात आपके चित्रकार थे, आपको पता है वो कौन थे? आपके आंसर आपका सेकंड वाला मौला राम। मौला राम के पिता का नाम आप याद रख सकते हो। उनके पिता का नाम क्या था आपका? मंगत राम। ठीक है, इसका आंसर याद रखो। इसका आंसर हो जाएगा आपका 58 का सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59।
59 क्वेश्चन है, रूप मोहन सकलानी द्वारा लिखित पुस्तक है गढ़वीर महाकाव्य किस सेनापति पर लिखित पुस्तक है? 3 सेनापति के नाम दे रखे हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लोधी रिकोला। ठीक है, अब ये 3 सेनापति हैं, 3 सेनापति के बारे में आपको पता होना चाहिए, पुस्तक का नाम तो आप याद रखिए। तो तीनों सेनापति किसके थे? महीपति शाह के। महीपति शाह को पता ही कौन है? महारानी कर्णावती के पति और पृथ्वीपति शाह के पिता। लोधी रिकोला कब मारे गए थे? यहाँ पे तिथि याद रखोगे, 1640 में छोटा चीनी युद्ध। छोटा चीनी युद्ध जो आपको तिब्बत में हुआ था, तिब्बत में सतलज नदी के तट पर हुआ था। तो सतलज नदी के किनारे मारे गए थे आपके, हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। इसमें लोधी रिकोला के बारे में क्या है? लोधी रिकोला आपके वो सेनापति है जिनको प्रथम बार तिब्बत पर आक्रमण करने के लिए महीपति शाह ने दिया था। तो पहला तिब्बत आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ है? वो लोधी रिकोला हो जाएंगे। ठीक है, पहला तिब्बत आक्रमण। और आपको पड़ा तिब्बत आक्रमण करने के बाद, तिब्बत को जीतने के बाद तिब्बत पर जिस अधिकारी को नियुक्त करते हैं वो आपके बर्तवाल बंधु होते हैं। वो बात अलग है कि आपके तिब्बत के राजा अन्य स्थानीय राजाओं के साथ गुट बनाकर उन बर्तवाल बंधुओं के साथ युद्ध करते हैं, जिसमें बर्तवाल बंधु मारे जाते हैं। और कहते हैं बर्तवाल बंधु इतनी वीरता से लड़े थे कि आज भी बर्तवाल बंधु की तलवारें तिब्बत के बौद्ध मंदिरों में पूजी जाती हैं, मंदिर में रखी गई हैं। ठीक, पहला आक्रमण लोधी रिकोला। मारो सिंह भंडारी के बारे में याद रखोगे, ये भी इन्होंने भी तिब्बत आक्रमण किया है। और 1640 में छोटा चीनी युद्ध में, छोटा चीनी युद्ध है जिस युद्ध में इनकी मृत्यु हुई थी, और ये हुआ था सतलज नदी के तट पे, तिब्बत में आपका सतलज नदी के तट पे। अगर बनवारी दास के बारे में आप ध्यान रखोगे तो वो क्या है? आपको पता है महीपति शाह ने नागा साधु की हत्या की थी और ऋषिकेश के भरत मंदिर में आके उसकी मूर्ति की, ऋषिकेश में भरत मंदिर में आके भरत जी की मूर्ति की आंखें निकाल दी थी। उसके बाद इनका काकू मोवर युद्ध होता है कुमाऊं के त्रिमल चंद के साथ, जिसमें महीपति शाह वीरगति को प्राप्त होते हैं। और इसी युद्ध में महीपति शाह जो है, और इसी युद्ध में महीपति के साथ जो है कौन से सेनापति मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त होते हैं? आपके बनवारी दास। ठीक है, बात खतर सिंह की बात होगी तो खतर सिंह किसके सेनापति हैं? पवार राजा मानशाह, ये मानशाह के सेनापति हैं। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर आपका है लोधी रिकोला। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 60, लास्ट क्वेश्चन हमारा पार्ट 3 का 60 क्वेश्चन है 52 गढ़ों को जीतने का कार्य किस पवार राजा के द्वारा प्रारंभ किया गया था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ठीक है, तो इसका पूछा है प्रारंभ किस राजा ने किया था? तो प्रारंभ किया था लखनदेव पाल। ये मैंने पहले भी आपको बताया, अधिकतर पुस्तकों में लिखा है कि 37वां राजा अजयपाल है, उसने तत्कालीन 52 गणपतियों को हराया है। लेकिन आपको याद रखना है गढ़वाल का इतिहास जो हरिकृष्ण रतुड़ी द्वारा लिखित है, और जो किसके राज कवि के रूप में? आपका कीर्ति शाह के, खुद पवार राजा के ही दरबारी इतिहासकार हैं। तो उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अजयपाल से पहले भी एक राजा हुए हैं लखनदेव, मुद्रा जारी करने वाले पहला राजा है, जिनकी मुद्रा कैसी थी? तांबे की थी। तो उस राजा ने गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। ठीक है, एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी, गणपतियों को हराने का कार्य उसने प्रारंभ कर दिया था। और कहते हैं कि 4 गणपतियों को उसने हराया था। ठीक है, 4 गणपतियों को। अब वो बात अलग है कि अजयपाल ने बच्चे में जो आपके 48 गणपति हैं उनको पूर्ण रूप से हराया, और गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया समाप्त, या गढ़वाल के एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण किसके काल में हुई है? वो फिर आंसर आपका अजयपाल होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है 52 गढ़ को जीतने का कार्य किस पवार राजा के द्वारा प्रारंभ किया गया था? गणपतियों को हराने का कार्य किसने शुरुआत की थी? तो वो आपका लखनदेव पाल हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि आपका अजयपाल आंसर होना चाहिए। इसका आंसर क्या? लखनदेव पाल है। ठीक है, ये आप याद रखोगे। तो चलिए आज के पार्ट 3 के हमने 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज देखा। इसके आगे भी कोशिश रहेगी कि आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए जा सके, ताकि आपके जो आगे वाले एग्जाम हैं, ताकि जो आपके आने वाले जो एग्जाम हैं, चाहे बीडीओ हो, बीपीडीओ हो, पटवारी लेखपाल हो, उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आया हो। आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो आती रहेंगी। धन्यवाद।